तो चलिए देखते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज शोन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं या जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की वो पहले बता देता हूँ। पैरेलल सर्किट है, सर्किट में भी उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी बोल दिया और सर्किट बना के भी दे दिया। तो हम फ़ौरन से पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। और आंसर क्या निकलेगा आपको पता है, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। r1 r2 की वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सोल्यूशन गलत होगा। इसका क्यों गलत होगा? ये फॉर्मूला गलत नहीं है। एक्चुअली जो सर्किट दिया गया है वो सर्किट एक शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट से क्या मुराद है? देखिए ए और बी के दरमियान में एक वायर कनेक्टेड है। पहली बात तो ये जो सर्किट शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़ीरो होती है, और अगर ओपन सर्किट हो तो उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। ओपन सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। अब यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट कैसे पता चला? क्योंकि ए और बी के दरमियान में एक सिंपल वायर कनेक्टेड है और किसी किस्म की रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। अब आप इसका मतलब ये होगा ये सर्किट क्या बन गया? शॉर्ट सर्किट बन गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 ओम आ जाएगा। अब इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए अब करंट अगर ए से चलना शुरू करे, उसने जाना है बी की तरफ, तो करंट हैज़ 3 डिफरेंट पाथ्स। एक ये 10 ओम का पाथ है, एक ये वाला सीधा पाथ है, और एक ये 10 ओम का पाथ है। अब आप जानते हैं कि जो करंट होता है वो हमेशा ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। अब सबसे ईजीएस्ट पाथ कौन सा? यहाँ पे ए और बी के दरमियान जो स्ट्रेट पाथ है, ईजीएस्ट भी है और शॉर्टेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट ना तो इस 10 ओम में जाएगा ना ही इस 10 ओम में जाएगा, इसलिए ये जो रेजिस्टेंस है ये इनइफेक्टिव रहेंगी यहाँ पर, और ये किसी किस्म का रेजिस्ट नहीं करेंगे करंट को। सो हम आंसर लगाएंगे 0 ओम। और ये शॉर्ट सर्किट है, इसलिए बेटा इसको ज़रा तसल्ली से, इस तरह के और भी सर्किट्स हों तो आप आइंदा के लिए तसल्ली रखिएगा और ध्यान से सॉल्व कीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एफ सी जे एन एंड एम रिप्रेजेंट द फैरेड, कूलम, जूल, न्यूटन एंड मीटर रिस्पेक्टिवली, देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हैज़ यूनिट्स। यूनिट से क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले तो वो फार्मूलाज याद होने चाहिए, वो फार्मूला जहन में होने चाहिए जिनमें एप्सिलॉन नोट आता है। तो सबसे पहला फार्मूला तो आपके पास कूलम्स लॉ का है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे के की जगह पर आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एक तो ये वाला फार्मूला है, इसमें एप्सिलॉन नोट आता है। और यहाँ से एप्सिलॉन नोट के आपने यूनिट्स याद किए हुए हैं कि यहाँ से एप्सिलॉन नोट के यूनिट्स निकलते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आप लोगों ने याद किए हुए हैं। सो बीटा ऑप्शन ठीक बनता है। इसी के अलावा एक और फार्मूला है, आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट ओवर डी, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ से ई नोट के यूनिट्स निकालेंगे तो क्या आएगा? सी डी ओवर ए। अब C क्या होता है? C के यूनिट्स तो हो जाएंगे फैरेड, C की जगह पर लिख देंगे फैरेड आप, D की जगह पर मीटर और A की जगह पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या आ गया? फैरेड पर मीटर, यानी कि अल्फ़ा ऑप्शन भी ठीक है। अब तो आगे मज़ीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फ़ा भी ठीक है, बीटा भी ठीक है और ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन भी मौजूद है। अब चार्ली को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। फिलहाल तो डेल्टा ऑप्शन आपने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। आपको तीसरा ऑप्शन जस्टिफाई करने का टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट आपने 2 को जस्टिफाई कर लिया, आप ऑल ऑफ दीज को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप चार्ली को जस्टिफाई करना चाहें तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से V को आगे फर्दर E ओवर D, यहाँ आपके जो भी फार्मूला बनेगा तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये भी आंसर निकल आएगा। अब C का फार्मूला आप ये पुट कर लेंगे, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट ओवर D, ठीक है। यहाँ आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्म, इस फॉर्मूले से ड्राइव करके फाइनल फॉर्म बनते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आर के यूनिट्स होते ही नहीं है, यू एनर्जी जिसके यूनिट जाउल होते हैं, और यहाँ से ई आर ई नोट के निकालेंगे तो आपका वो चार्ली ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर both with initial speed of 10 meter per second and constant acceleration of 1 meter per second square and 1.5 meter per second square respectively. After how much time will the objects cross each other? इस तरह के क्वेश्चंस, ये जो इसमें जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो फार्मूला तकरीबन हर साल यूज़ होता है पेपर में, तो उसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इस टॉपिक को आपने जहन में रखना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन का टॉपिक है, इसमें तकरीबन हर साल यूईटी के पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। एक तो बात ये। दूसरी बात, हम स्टेटमेंट को देखते हुए एक डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, उस डायग्राम से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। सपोज ये पॉइंट ए ऑब्जेक्ट ए है, ये वाला ऑब्जेक्ट बी है, और इनके दरमियान में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो गिवन हमें 100 मीटर का डिस्टेंस है, डेट इज़ 100 मीटर। ठीक है। अब कहता है जी जो ए है वो बी की तरफ ट्रैवल करता है और बी वाला ए की तरफ ट्रैवल करता है। ए वाला बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है और बी वाला ए की तरफ ट्रैवल कर रहा है। सपोज ये इस पॉइंट के ऊपर आके मीट कर जाते हैं, जब क्रॉस करते हैं इसे पॉइंट सी कह देते हैं। अब ये वाला जो ए ने ट्रैवल किया वो फ़र्ज़ कर लें S1 डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, S2 ट्रैवल हुआ है। मैंने एक सी रैंडम पॉइंट चूज़ किया है कि जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब ए का मैंने कम डिस्टेंस रखा है, बी का मैंने इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि ए का जो एक्सेलरेशन है वो लेस है और बी का जो एक्सेलरेशन वो ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सेलरेट कर रही है। तो बहरहाल आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। S1 प्लस S2 करें, किसके बराबर निकलेगा, 100 मीटर निकलेगा। तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 100 मीटर आ गया। अब S कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S1 में भी ये पुट करेंगे, S2 में भी ये पुट करेंगे। S1 बेसिकली A का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया और S2 B के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। S1 के लिए लिखेंगे VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे 1। ये सारी वैल्यूज़ 1 की पुट करेंगे, यानी A की, प्लस फिर आएगा VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 लिखेंगे, और डेट इज़ इक्वल टू 100 मीटर। अब वैल्यूज़ पुट कर लें। ए के लिए ये वाली वैल्यूज़ हैं। स्पीड कितनी है जी, स्पीड आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन कितना है, 1 है। और दूसरे की कितनी है, स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन ये वाला 1.5 है। तो आप पुट कर लेंगे। इनिशियल स्पीड 10 है, टाइम हम फाइंड करना है 10t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 1 है, और t को आप एज इट इज लिखेंगे। ये आगे फर्स्ट की वैल्यूज पुट कर दी हमने। सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यूज पुट करेंगे तो उसकी इनिशियल स्पीड भी 10 है, 10t आ जाएगी प्लस 1/2, इसका जो एक्सेलरेशन कितना है 1.5, तो आ गया 1.5 t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसको जो सिंप्लीफाई कर लें आप ज़रा, ये क्या आ जाएगा 10t प्लस 1/2 t स्क्वायर, या 0.5 लिख लें, इसको ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। ये 0.5 t स्क्वायर प्लस यह आ गया 10t प्लस, आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 को जब डिवाइड करते हैं कितना आता है 0.75 t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब आप देखें इस t को t से में ऐड कर लें, इस t स्क्वायर को t स्क्वायर में ऐड कर लें, ये t स्क्वायर वाला कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, 1.25 स्क्वायर प्लस वो 10 वाला कितना हो जाएगा, ये 20 t इज इक्वल टू 100। अभी आपके पास इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड जो बैक सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं कि यानी ऑप्शंस जो है उनको 1 बाय 1 पुट करके देख लें और जहाँ भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही आपका राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, क्या आएगा 1.25, बल्कि इसको बेसिक ऐसे रहने दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने बैक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ करना है तो आप 1 बाय 1 करके वैल्यूज पुट करेंगे, यानी 3 पुट करेंगे, इसमें 3 पुट करेंगे, क्या 100 की इक्वल आंसर आएगा। अगर आ गया तो 3 राइट आंसर होगा। 3.5 पुट करेंगे टी की जगह पर, 4 पुट करेंगे टी की जगह पर, और डी पुट ये 4.5 पुट करेंगे। किसी एक वैल्यू पर ही आपका यह इक्वेशन जस्टिफाई होगी तो वही आंसर होगा आपका। तो ये तो हो गया बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो प्रॉपर मेथड है, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो उसको कर लेते हैं जी। उसको मैं आपको बता देता हूँ, फिर एट द एंड मैं आपको बताऊंगा ये जो इतने लेंथी क्वेश्चन को आपने डील कैसे करना है पेपर के अंदर।
तो ये आ गया जी 20t, ये 100 हो गया माइनस जाके, डेट इज़ इक्वल टू 0। अब इसका आसान तरीका ये है कि इसकी डेसिमल को आप ख़त्म कर लें तो क्या आ जाएगा, बल्कि आप ऐसा करें पूरी इक्वेशन को 1.25 से डिवाइड कर दें ताकि ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाए, फिर बाकी को सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 20 ओवर 1.25t माइनस 100 ओवर 1.25 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा देखिएगा ज़रा, टी स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 125। तो ये अब इसको डिवाइड करना इजी हो जाएगा आपके लिए। साथ ही आ गया और ये आ गया 100 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ गया 125। आप जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आप टी स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 2000 ओवर 125 टी माइनस ये आ जाएगा 10,000 ओवर 125 डेट इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता चला जा रहा है, बहरहाल सोल्व तो करना है हमें फ़िलहाल, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई क्वेश्चन मेरा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें वहाँ पर। अगर आपकी स्टेटमेंट एक दफ़ा या दो दफ़ा पढ़ने से समझ में नहीं आ रही तो बजाय उसी के ऊपर सर खपाने के आप छोड़ दें उसको, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएँ, अपना टाइम बचाएं, बाकी जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सॉल्व करें और इस क्वेश्चन को एंड पे छोड़ दें। अगर एंड पर टाइम बचेगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहरहाल फ़िलहाल इसको फर्दर देखेंगे ज़रा, ये डिवाइड करें कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 8, 16 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 16t माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना दे तो आगे सॉल्व कर लीजिएगा आप। टी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 20t माइनस 40, ठीक है, माइनस 80 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन सिंपल की मैंने, यहाँ से क्या आ जाएगा टी कॉमन लेने क्या आएगा, टी प्लस 20 आएगा और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे क्या आएगा, टी प्लस 20 आएगा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स टी माइनस 4 एंड टी प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं आपके सामने, t माइनस 4 0 लिखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 सेकेंड, और दूसरा ऑप्शन क्या आता है जी, t प्लस 20 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास t क्या आएगा माइनस 20। अब आपके पास टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, चार्ली। तो देखें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर आपका एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ देने से आपने उसको कैप्चर कर लिया स्टेटमेंट को तो वेल एंड गुड। अगर एक दफ़ा के बाद दो दफ़ा पढ़ने के बावजूद भी आपको कोई फॉर्मूला ध्यान में नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को छोड़ दें, बजाय कि इसके ऊपर सारा टाइम ज़ाया किया जाए और अगले क्वेश्चन के जो टाइम आपने क्या कहते हैं यूटिलाइज़ करना वो सारा यहीं भी यूटिलाइज़ कर देंगे एक क्वेश्चन के ऊपर, तो आपके लिए नुकसान दे रहेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को, इतने लेंथी प्रोसेस को छोड़ना ही वहाँ पर बेहतर होगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स रिड्यूसेस द सिस्टमेटिक एरर ऑफ द क्वांटिटी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर को आपने रिड्यूस करना है, तो सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए आपको पता है कि आपने ज़ीरो एरर को ख़त्म करना होता है। ये आपकी सिंपल बुक की इन्फॉर्मेशन है कि दो तरह का एरर होता है, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर ख़त्म करने के लिए आपको वैल्यूज़ का एवरेज निकालना पड़ता है, ये मीन वैल्यू निकालनी पड़ती है। आइए देखते हैं जी, पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या क्या मौजूद हैं। और मैं ऑप्शन पढ़ने से पहले बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम ले जाते हैं क्योंकि इसकी हर ऑप्शन देखें काफ़ी लेंथी है, आपको काफ़ी सारा रीड करना पड़ेगा इसमें। इसलिए आपकी रीडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जैसे जैसे पढ़ते चले जाएँ आप फ़ौरन से आपकी बात आपको समझ आती चली जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। अल्फा ऑप्शन है, टाइमिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशन फाइंड ए पीरियड। अब टाइम पीरियड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें टाइम फाइंड नहीं करना हमें। बीटा ऑप्शन है, measuring several intermodal on standing waves and find the mean, again mean value। मीन नंबर हम सिर्फ तब फाइंड करते हैं जब हमारा रैंडम एरर आता है, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन, measuring the diameter of a wire repeatedly and calculating the mean, अगेन वही बात है, मीन वैल्यू निकालोगे, इसका मतलब आप रैंडम एरर को कम कर रहे हो। सवाल सिस्टमेटिक एरर का है।
डेल्टा ऑप्शन है एडजस्टिंग एन एमीटर टू रिमूव इट्स ज़ीरो एरर, ये ऑप्शन मिल गई आपको कि ज़ीरो एरर को रिमूव करना है आपने। या और ज़ीरो एरर कैसे रिमूव करते हैं, ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करके, या आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, अच्छे वाले इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके अपना सिस्टमेटिक एरर रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन मास फॉर अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन नहीं गिवन लेकिन फोर्स गिवन है आपको, तो आप यहाँ से यूँ करें कि एफ इज इक्वल टू एम ए के फार्मूला यूज़ करते हुए आप यहाँ से पुट कर लें। ए किसके बराबर आएगा, ए आ जाएगा एफ ओवर एम। दिस इम्प्लाइज दैट ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ओवर एम इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। अब यहाँ से आपको मैथ्स फाइंड करना है, तो मैथ्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो एम किसके बराबर आएगा, एम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इधर के मल्टीप्लाई होगा और डेल्टा भी इधर के होगा डिवाइड होगा, क्या आएगा एफ ओवर टी इंटू डेल्टा वी। तो फोर्स की वैल्यू 5 है, टाइम की वैल्यू कितनी है 5 है, और चेंज इन वेलोसिटी भी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी देखें वो भी 5 है। तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5 किलोग्राम, जो कि अल्फा ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट फ्लूइड थ्रू पाइप इज टू बी स्टडीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्नौलीज इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल। आप लोगों ने चैप्टर 6 में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। अब आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा। आइडियल फ्लूइड्स जो होते हैं आर द फ्लूइड्स दैट आर नॉन कंप्रेसिबल। पहली बात तो वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, एंड सेकंड वन इज उनका जो फ्लो होता है स्टेडी होता है, स्टेडी फ्लो, और नंबर 3 वो नॉन विस्कस होते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज जिस फ्लूइड में पाई जाएंगी वो होगा एक आइडियल फ्लूइड, और आप उसी के ऊपर क्या कर सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है जी कि बर्नौली इक्वेशन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो अगर अल्फा ऑप्शन में देखा जाए तो फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज विस्कस, जबकि हमें होना क्या चाहिए, नॉन विस्कस। यानी हमें अल्फा ऑप्शन में हमारा क्या मिल गया है, आंसर मिल गया है। लेकिन तसल्ली करने के लिए हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बीटा ऑप्शन है फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज नॉन कंप्रेसिबल, बिल्कुल ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, बिल्कुल ये भी ठीक है। पाइप इज नॉट हॉरिजॉन्टल, पाइप जैसा मर्जी हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल पाइप हो या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो, जिस तरह का मर्जी हो, तो आपका इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो आपकी एप्लीकेबल होती है। सो यहाँ पे अल्फा इज द राइट ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजे का क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ऐसे गोल चक्कर घुमाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी। ये एक डायग्राम है, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन उसको सोल्व करने में कुछ टाइम लग जाएगा आपको। तो देखिएगा जरा, क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg ओवर एन इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। आंसर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस यूजिंग दिस ग्राफ। ये 3 सवाल हैं और आपने इन क्वेश्चंस के आंसर इस ग्राफ से देने हैं। ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर क्या टाइम है। तो वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज़ कर रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, फिर नेगेटिव में जा रही है। तो क्वेश्चन में से हम देखते हैं जी, पहला क्वेश्चन इसमें से, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ड्यूरिंग द 5 सेकेंड इंटरवल इज 5 सेकेंड, यानी यहाँ पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल किया वो कितना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड कर लिया जाए तो वो एरिया किसकी इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है। अब आपके सामने इसका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इस पूरी ग्राफ का। तो ये यहाँ पे 3 सेकंड तो देखें ज़रा, ये ट्रेपीजियम बन रही है। अगर फ़र्ज़ कर लें ये साइड ए कह देता हूँ मैं इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
और ये वाली साइड जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बी कह देता हूँ, ये बी है, दिस इज ए, और ये इसकी फ़र्ज़ कर लें हाइट है ऊपर की तरफ एच। तो ट्रेपेजियम के ऊपर आप फार्मूला जानते हैं कि ट्रेपेजियम निकालने के लिए, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें करना क्या है जी, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम जानते हैं जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के एरिया पहले फाइंड कर लें। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। ये जो पैरेलल साइड्स होती हैं इनको आपस में प्लस कर देते हैं, यानी a प्लस बी, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ इसको, ठीक है। और प्लस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने, क्या आंसर आएगा चेक कर लेते हैं जी। डिस्टेंस तो जी ए की वैल्यू की यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है जी, 1। यहाँ से लेके यहाँ तक ए की वैल्यू के 1 से 2 तक 1 बनता है इंटरवल, और बी की वैल्यू कितनी है 3, और हाइट कितनी है, ये हाइट इक्वल टू 1 है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी, क्या आंसर आ रहा है जी 1/2, ये कितने 1 + 3, 1 + 3 मल्टीप्लाई किसे करना है आपने, हाइट से जो कि 1 है, और ये सारों को आपने क्या करना है, प्लस करना है ट्रायंगल के एरिया से। ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, 1/2, बेस कितनी है, ये बेस होगी, और ये बेस कितनी बनती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेस बन रही है वो बनती है 2, यानी 5 - 3 बनता है, और हाइट नीचे को -1 आ रही है, देखें ज़रा। तो बेस आगे पास आ गया 1/2 इंटू बेस है 2 और हाइट कितनी है -1 है, ठीक है जी। तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसका क्या आंसर आएगा 4/2, मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया इंटू -1 आ गया ये। तो ये क्या आ गया जी 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, जो कि राइट ऑप्शन क्या है आपका बीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो वर्क का फॉर्मूला आपके पास होगा FD। तो D यानी डिस्टेंस आपने पहले फाइंड कर लिया जो कि 1 मीटर आ रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो फोर्स फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, F = ma, और मैस गिवन आपको 2 kg। एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, ΔV/T। अब ΔV कितने इंटरवल्स के लिए पूछा उसने, 2 सेकेंड्स के लिए, इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो 0 से 2 सेकेंड यहाँ तक आप कहेंगे जी मैथ तो पहली बात तो 2 kg है, टाइम भी 2 kg है, और जो ΔV की वैल्यू क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ये वाली है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाली है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है 1, और इनिशियल क्या आ रही है 0। तो आपके लिखेंगे 1 - 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 जूल इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सेलरेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम इंस्टेंट 0.5, 1.5, 3 एंड 4.5 सेकेंड। यानी इन इंस्टेंट्स के ऊपर आपने एक्सेलरेशन बताना है। अब देखने को तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और टाइम टेकिंग है। आप सॉल्व करने बैठेंगे हर इंस्टेंट पे, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने बैठेंगे तो आपके लिए वो नुकसान में जाएगा चीज़। इसलिए बजाय कि आप पूरा सॉल्व करें, आपको मैं एक टेक्निक बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप सॉल्व कर लें। पहली बात तो जब 0.5 वाला इंस्टेंट कहाँ पर आता है, 0.5 वाला इंस्टेंट ये बनता है 0.5 वाला, ये बनता है 1.5, और ये बनता है जी 2.5, और यहाँ पर आता है 4.5, ये रहेगा 3.5। तो आपको 0.5 पे पूछा है, 1.5 पे पूछा है, और 4.5 पे पूछा है, और 3 पर पूछा है। तो सॉल्व किए बगैर जी देखिए, आप गौर करें टेबल पे तो एक सीक्वेंस मिल रहा है कि 3 के ऊपर सारे वैल्यू सेम आ रही हैं, इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब आपको देखें ज़रा, यहाँ पे भी 3 0 है, सॉरी 3 1 है, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1, और यहाँ पर भी 1 1 1।
हमें सिर्फ अगर ज़ीरो को डिसाइड कर लेंगे ज़ीरो कहाँ पर आना है तो हमारा आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि बाकी सारी ऑप्शन तो सेम आ रही हैं। हमें अगर ज़ीरो को डिसाइड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होता है? जब बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब ग्राफ से देख लें बॉडी की वेलोसिटी कहाँ पे कांस्टेंट है? 1 सेकंड और 2 सेकंड के इंटरवल के दरमियान में बॉडी की जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। इस केस में जो एक्सेलरेशन वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है इसका मतलब 1.5 पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। और सिर्फ यहाँ पर ज़ीरो होगा और कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि और कहीं पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बल्कि इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे नेगेटिवली इंक्रीज़ और नेगेटिवली डिक्रीज़ कर रही है। कांस्टेंट सिर्फ इस इंटरवल पे आएगी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा और कहीं पर भी ज़ीरो नहीं आएगा। इसका मतलब है 1.5 वाले इंटरवल का ज़ीरो होगा और बाकी कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ये आपको आंसर मिल गया, बजाय कि आप पूरा सॉल्व करें आपने ये थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल की तो आपका फ़ौरन से आंसर मिल गया। तो ये था इस डायग्राम से 3 क्वेश्चन। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज m अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप जानते हैं कि जब बॉडी कोई स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है तो उसका जो मास है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये तो इसमें कोई प्रूफ नहीं है बल्कि आपको याद रखना है। हाँ, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, m इज़ इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। जब भी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट या को अप्रोच करती है उसका मास भी इंक्रीज़ कर जाता है, उसका टाइम भी डायलेट हो जाता है, सिर्फ लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है। तो ये इंक्रीज ऑप्शन आएगा इसका अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड। ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 20 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम। द कैपेसिटेंस विल नाउ। हमें जो कैपेसिटेंस गिवन है वो इन केस ऑफ ये जो कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड, वो तब जब एयर फील्ड है। आप एयर को आप वैक्यूम कंसिडर कर लें फ़िलहाल, क्योंकि एयर की और वैक्यूम की जो डायलेक्ट्रिक की वैल्यू वो एक जैसी होती है ऑलमोस्ट। आपसे बोलें सी वैक्यूम। पूछा क्या गया है कि जब उसके अंदर एक रिलेटिव परमिटिविटी, ये परमिटिविटी की वैल्यूज़ गिवन है, इसे क्या लें है ई आर की वैल्यू है। तो पूछा गया है कैपेसिटेंस विल नाउ, यानी ये जो स्लैब है ये डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद उसकी न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर सी वैक्यूम। आपने प्रूफ किया एफएससी के अंदर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू 5 है, तो यह आ जाएगा 100 माइक्रोफैरड, जो कि अल्फ़ा ऑप्शन बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डिके रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोटोप ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाइड। इसका ट्रिक याद कर लें कि जितने अल्फ़ा अमिट हों उससे डबल अगर बीटा अमिट हों तो बॉडी हमेशा अपना ही आइसोटोप्स बना लेती है। जितने अल्फ़ा हों उसका डबल बीटा हो। मसलन अगर कोई न्यूक्लियाइड एक अल्फ़ा अमिट करता है तो उसके साथ 2 बीटा अमिट करे तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा वो अपने ही पेरेंट न्यूक्लियाई का क्या होगा? आइसोटोप होगा। इसी तरह से अगर 2 अल्फ़ा अमिट करता है तो उसके साथ अगर 4 बीटा अमिट कर दे तो वो आइसोटोप बनेगा। इस तरह से 3 अल्फ़ा के साथ 6 बीटा अमिट करने पड़ेंगे। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। पहले तो आंसर ये क्या आएगा कि जितने अल्फ़ा होंगे उससे डबल बीटा होने चाहिए। 1 अल्फ़ा तो 2 बीटा, 2 अल्फ़ा तो 4 बीटा। तो अल्फ़ा ऑप्शन में है अल्फ़ा एंड बीटा नो, अल्फ़ा एंड 2 बीटा ये ठीक है, अल्फ़ा एंड 4 बीटा ये भी गलत है, 2 अल्फ़ा एंड बीटा ये भी गलत है, यानी कि अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अब ये बात को मैं जस्टिफाई भी कर देता हूँ। आपके पास फ़र्ज़ कर ले न्यूक्लियस एक्स है, इसका एटॉमिक मास है ए, एटॉमिक नंबर क्या है? जेड है। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। अगर ये अल्फ़ा डिके करता है तो आप जानते हैं अल्फ़ा डिके करने से फ़र्ज़ कर लें क्या बन गया? वाई बन गया सपोज। तो अल्फ़ा से डिके करने से आपको पता है ये a -4 हो जाता है और z क्या हो जाता है? -2। ठीक है। अब 2 बीटा निकालने हैं, एक बीटा निकालेंगे, फ़र्ज़ कर एक बीटा निकाला। जब बीटा डिके होता है आपको पता है कि एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर में एक ही प्लस हो जाता है। तो अगर ये z बन गया फ़र्ज़ कर लें तो एटॉमिक मास सेम रहेगा ये वाला, लेकिन एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा? +1 कर दोगे तो क्या रह जाएगा? z
-1। अब 2 बीटा निकाल लें ना, क्योंकि एक अल्फ़ा का मतलब 2 बीटा निकाल लें, बाद में एक और बीटा निकाल लें। फ़र्ज़ कर लें ये बन गया A, अगेन बीटा निकाला तो एटॉमिक मास में कोई फ़र्क नहीं आएगा, A-4 रहेगा। लेकिन इसमें फिर +1 करना पड़ेगा, बीटा की वजह से क्या रह जाएगा, Z रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो फाइनल न्यूक्लियोटाइड बना है ये वाला, इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। इसी तरह से एटॉमिक मास का A-4 है, इसका A है। तो इस तरह से अगर एक अल्फ़ा है तो 2 बीटा के साथ निकलने से वो अपना ही आइसोटॉप बना लेगा। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए ट्रांसफार्मर हैज़ 50 टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड एंड 200 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी कॉइल। If RMS value of primary voltages and current are 110 volt and 2 ampere respectively, then the secondary current is about। तो आपके पास एक फार्मूला जानते हैं टर्न रेशो का, NS/NP इज इक्वल टू IP/IS। टर्न रेशो का करंट की रेशो से इन्वर्स होता है, यानी ऊपर सेकेंडरी की कॉइल, नीचे प्राइमरी की कॉइल है, तो करंट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर प्राइमरी करंट आएगा, नीचे सेकेंडरी करंट आएगा। अब आपको सेकेंडरी करंट फाइंड करना है तो क्या आएगा, IS आ जाएगा। ये लग मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा ये, NP/NS मल्टीप्लाई IP। अब यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 0.5। वैल्यूज मैं बता देता हूँ। प्राइमरी की टर्न्स ये गिवन है, ये रही NP की वैल्यू, और ये रही NS की वैल्यू, और ये रही आपके पास IP की वैल्यू। तो आपको आइस फाइंड करना है तो आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकालें, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ए यूनिफॉर्म वर्टिकल वायर इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग ए मैस फ्रॉम इट्स लोअर एंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेन इन द वायर। अगर मैं यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला बना लूँ तो क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि ये जो सिंबल्स हैं स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडल्स के, यहाँ से स्ट्रेन किसके ऊपर आएगा, स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। फोर्स यानी कि जो लोड है आपने इस वायर के ऊपर हैंग करना है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। नहीं डिपेंड करेगा तो स्ट्रेन जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ जो मर्जी है। स्ट्रेन बेसिकली डिफॉर्मेशन को कहते हैं। आपकी जो भी लेंथ है आप उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, तो वो डिफॉर्मेशन कितनी करनी है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, डिफॉर्मेशन जितनी मर्जी कर लें। तो हम कहेंगे कि यंग्स मॉडल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, लोड अप्लाइड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम कहेंगे अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द वायर, यानी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, चार्ली, यानी अनस्ट्रेच्ड लेंथ का मतलब है कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर XY लाइज इन द सेम प्लेन एज स्क्वायर लूप ऑफ वायर PQRS व्हिच इज फ्री टू मूव। द साइड्स PS and QR are initially parallel to XY. The wire and the loop carry the steady current as shown in the figure below, which will be the effect on the loop। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको मैं एक टेक्निक याद करवा दूं, वो टेक्निक याद कर लें, उससे आपको इस तरह के हर एक तरह के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप लोग चार्जेस के बारे में तो हर बच्चे जानते हैं कि अगर रेस्ट पे सिमिलर चार्जेस हों तो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अगर ऑपोजिट चार्जेस हों तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सिमिलर रिपेल करेंगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। ये बात तो हर बच्चे को याद है। लेकिन अगर यही चार्जेस मूव करना शुरू कर दें, मोशन की हालत में हो, तो फिर अगर सिमिलर चार्जेस सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो फिर रिपेल नहीं करेंगे, रिजल्ट्स उल्टे हो जाएंगे। वो फिर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर ऑपोजिट चार्जेस
ऑपोजिट चार्जेस सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिमिलर डायरेक्शन, तो फिर ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे अटैक कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये बात आप याद रख लें। अब आपको ये भी पता है कि अगर चार्जेस मोशन की हालत में हो तो मुझे करंट बोल देते हैं, तो करंट का मतलब ये वाला कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन कहता है जी कि ये एक्स वाई और ये जो लूप है इसकी ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड पी एस एक्स वाई के पैरेलल है। ये आपस में क्या होगा इसके साथ, क्या ये जो कॉइल है इट विल मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग वायर, इट विल मूव अवे फ्रॉम द वायर, इट विल रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्स वाई, इट विल बी अनअफेक्टेड। तो आप देखें ज़रा, एक्स वाई का जो करंट है अपवर्ड है और पी एस का डाउनवर्ड है। करंट फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, तो ये मोशन वाला आप केस लगा सकते हैं। करंट ऑपोजिट है, मतलब कि ऑपोजिट चार्जेस हैं, समझ लें। ऑपोजिट चार्ज का मतलब ऑपोजिट करंट है, यूँ कह लें आप। और ये आपस में क्या कर देंगे, रिपेल करेंगे, यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सिमिलर चार्जेस हों, यानी अगर करंट सेम हो, अगर सेम करंट हो इस तरह से, तो ये करेंगे अट्रैक्ट। इसमें दो केस और बन सकते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो और अगर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर ये उल्टा हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक उल्टा है, ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिपेल कर देंगे। आप याद रखेंगे सिमिलर चार्जेस देखें सेम है, वो सिमिलर रिपेल करते हैं तो ये अटैक करेंगे। ये ऑपोजिट है, वो चार्जेस अटैक करते तो ये क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो ये रिपेल कर देगा इसको, तो ये लूप इससे अवे चली जाएगी, तो इट विल मूव अवे, सॉरी टूवर्ड्स नहीं, अवे, बीटा ऑप्शन आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये डेफिनेशन है बेटा, या ये क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में डेफिनेशन भी आ जाया करती हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो अल्फा ऑप्शन लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर बोथ स्केलर, नो, ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। बीटा ऑप्शन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये डेल्टा V ओवर डेल्टा R पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, और किसके बराबर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ रहा है, यानी बीटा ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। 40 को भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। ये डेफिनेशन फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब ये बात गलत है। डेल्टा ऑप्शन लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट। अब ये जो डेफिनेशन है, ये ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, लेकिन क्वांटिटी ऊपर नीचे लिखी हुई, मतलब अल्फा भी गलत है, चार्ली भी गलत है, डेल्टा भी गलत है, तो फिर राइट ऑप्शन क्या बनती है, सिर्फ और सिर्फ बीटा। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ईच कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों में दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज द टेलीस्कोप सिमिलर टू द माइक्रोस्कोप व्हेन बोथ आर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। किस सिचुएशन में, किस केस में दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अल्फा ऑप्शन, ईच हैज़ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ, नो। कंपाउंड में ऑब्जेक्टिव स्मॉल होता है, उसमें लार्ज होता है टेलीस्कोप के अंदर, इसमें सेम नहीं है। बीटा, इन ईच केस द फाइनल इमेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, ये बात ठीक है, फाइनल इमेज वर्चुअल भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। अच्छा, चार्ली ऑप्शन, इन ईच द सेपरेशन ऑफ द लेंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर फोकल लेंथ। ये बात सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप के लिए ठीक होती है कि दोनों की ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ को ऐड करेंगे तो वो सेपरेशन बिटवीन द लेंस निकल आती है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये चार्ली ऑप्शन सिर्फ टेलीस्कोप के लिए ठीक है। डेल्टा ऑप्शन, इन ईच द फॉलोइंग इमेज फाइनल इमेज इन द फोकल प्लेन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आई पीस, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनता है आपके पास, बीटा इज राइट ऑप्शन बनता है।
जो कि दोनों सिचुएशन में ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार राउंडिंग ए कॉर्नर इज वी व्हेन द रोड इज ड्राई if it is unknown that the maximum frictional force between the rod and wheel is halved when the road is wet. What is the maximum safe speed for rounding the corner in wet condition? देखिए रॉड जब ड्राई है तो उसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, पहली बात तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फार्मूला होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ आर से कहते हैं म्यू एन कहते हैं इसे आप। ये एन नॉर्मल होता है और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और ये सरफेस पे डिपेंड करता है, ड्राई है, वेट है, या कौन से मटेरियल है। कहते हैं जब वेट हुई है, मतलब जब उस पर पानी गिर गया या गीली किसी वजह से रोड गीली हो गई है तो फ्रिक्शनल फोर्स हाफ हो गई है। इसके हाफ होने का मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन हाफ नहीं होगी, ये कांस्टेंट होता है, ये हाफ हो जाएगा। तो जब न्यू फोर्स होगी जो होगी एफ आर बाई 2, इसका मतलब है वो भी म्यू भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हाफ हो जाएगा। अब आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर आप विदाउट लीन, अगर आपकी गाड़ी फिसले बगैर आप किसी रोड पे आसानी से टर्न ले लें तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड होनी चाहिए वो फार्मूला है अंडर रूट म्यू आर जी। अगर आप किसी कॉर्नर पर टर्न लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपकी गाड़ी फिसल ना जाए, स्मूथ आप आसानी से टर्न ले लें, तो आपकी गाड़ी की या बाइक की जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए म्यू आर जी। म्यू वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर उस सर्कल का, उस कॉर्नर का रेडियस होगा कि किस सर्कल में आपने गाड़ी को टर्न करना है, और जी 9.8 वैल्यू होगा आपके पास। अब देखें जो ये तो इस केस में ये वाली वैल्यू आएगी, लेकिन इस केस में क्या आएगी, जो वी प्राइम होगी वो क्या होगी, म्यू बाई 2 आर जी हो जाएगी है, ठीक है, क्योंकि इसमें म्यू की वैल्यू म्यू बाई 2 हो जाएगी। इसका मतलब है ऊपर लिखा जा सकता है म्यू आर जी स्क्वायर रूट बाई 2, और ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, वी ओवर नीचे क्या आ गया स्क्वायर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट म्यू आर जी ओल्ड वैल्यू है, तो आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास, डेल्टा वी ओवर अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए पेंडुलम बॉब इज इन SHM विल हैव इट्स वेलोसिटी लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल ऑफ। तो आप याद कर लें कि आप जानते हैं कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जो चीज़ ज़ीरो पर हो या मिनिमम हो हम उसे फेज देते हैं ज़ीरो, और जो चीज़ मैक्सिमम हो हम उसे फेज देते हैं 90। याद रख लें, कोई चीज़ मैक्सिमम है अगर उसको फेज़ की शक्ल में लेके जाएंगे तो हम बोलेंगे 90 फेज़ है उसका, या π/2 रेडियन, 90 डिग्री या π/2 रेडियन। तो आप जानते हैं कि अगर सिंपल पेंडुलम जब मीन पोजीशन पर आता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। हम किसी एक इंटरवल की बात करते हैं, मैक्सिमम की ले लें पॉइंट की या मीन पोजीशन की ले लें, हम मीन पोजीशन की बात कर लेते हैं। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से हम इसे बनाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो के एंगल पर, लेकिन उसी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम होने की वजह से उसे फेज़ क्या देंगे, 90 डिग्री, तो इसे नाम देंगे 90 डिग्री का फेज़, वेलोसिटी का फेज़ 90 डिग्री हो जाएगा। और उसी वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है, ये आप लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का और डी का आपस में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। 90 इधर भी 90 डिग्री है, लेकिन डी और ए के 180 है। फिलहाल ये π/2 रेडियन या 90 डिग्री आप चूज़ करेंगे, तो रेडियन में आंसर गिवन है π/2 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, ए सस्पेंशन ब्रिज इज टू बी बिल्ट अक्रॉस ए रिवर वेयर द विंड इज फाउंड गस्ट एट 5 सेकेंड्स इंटरवल। ये टाइम इंटरवल गिवन है आपको, ये बेसिकली टाइम पीरियड है, इंटरवल है, टाइम पीरियड है बेसिकली ये। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्पैन ऑफ ब्रिज इज एस्टिमेटेड टू बी 400 मीटर। स्पीड भी आ गई, ये स्पीड आ गई, ये टाइम आ गया। द ब्रिज विल रेजोनेट एट इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब आप जानते हैं स्टेशनरी वेव में आपने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू V/2L। आपको क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी की लेंथ फाइंड करनी, ब्रिज की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ आ जाएगी V/2F, तो V की वैल्यू 400 है, ओवर 2 F 1/T पुट कर दें,
एफ को 1/t, ठीक है। तो 1/t क्या होगा, यानी 1/5 हो जाएगा। ये 5 सेकंड टाइम है तो ये आ जाएगा 1/5। तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 400/2, तो आ जाएगा 2000/2, दैट इज इक्वल टू 1000, जो कि बीटा ऑप्शन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। Two small conducting spheres S1 and S2 of same weight hang from light insulating strings of same length from points P1 and P2 which are on the same level. S1 has charge Q and S2 has charge 2Q. Repulsion force between S1 and S2 causes their strings to be inclined at θ1 and θ2 to vertical respectively. What is the ratio of sin θ1 over sin θ2? मैं आपको इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझा देता हूँ। ये दो पेंडुलम है, ये एक बॉडी है S1, इसके ऊपर चार्ज है Q, दूसरी है उसके पास मैं करीब कर देता हूँ इधर, ये क्या है S2, उसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज 2Q है, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q है, बट दे हैव सेम लेंथ। सेम लेंथ है स्ट्रिंग की और चार्ज डिफरेंट है। अब जारी बात है चार्ज सिमिलर होने की वजह, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेंगे तो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होके रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ये, और ये एंगल बनाएगा थीटा, इसे θ2 कह लें। ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसको थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा और ये बनाएगा θ1। अब आप देख सकते हैं कि लेंथ सेम है। अब दूसरी बात, इनमें से कौन सा चार्ज एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ आप लोगों ने कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स होती है, मतलब एक चार्ज दूसरे पे जितनी फोर्स लगाता है दूसरा चार्ज भी पहले के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, डिफरेंट फोर्स नहीं होती। जितनी फोर्स ये इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा उतनी फोर्स ये इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब, और दोनों का मास भी सेम है, वेट भी सेम है, लेंथ भी सेम है। इसका मतलब जितना ये डिस्प्लेस होगा उतना ही ये वाला चार्ज भी डिस्प्लेस हो जाएगा। जितना एंगल θ2 बनेगा उतना एंगल θ1 बनेगा। तो साइन θ1 और साइन θ2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल निकलेगी। तो रेशो लेंगे तो क्या बन जाएगी ये 1, बिकॉज θ1 इज इक्वल टू θ2। बाकी फैक्टर्स वैसे ही सेम रखे हुए हैं सारे के सारे। तो इसमें कूलम फोर्स जो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R² के फार्मूले के मुताबिक Q1 की फोर्स निकालें या Q2 की फोर्स निकालें, वो दोनों सेम निकलेंगे क्योंकि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स होती है और वो सेम इंक्लाइन कर देंगे, इसलिए रेशो बन जाएगी 1। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम गिवन बिलो शोज लॉजिक नेटवर्क विच सिंगल गेट इज इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क। ये नेटवर्क है, बताना ये कि इनमें से कौन सा इसकी इक्विवेलेंट है। तो अगर सपोज करें ये इनपुट A है ये B है, तो आपको पता है नैंड गेट क्या करता है, पहले इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है A.B, फिर ऊपर आता है बार। अच्छा, ये A इधर भी आ रही है और B इधर भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी A है यहाँ पर भी B है। नॉट गेट क्या करते हैं, सिंपल बार लगा देते हैं, यहाँ पर A बार आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा B बार आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, इसे लिखा जा सकता है A बार, या सिंपल लिख लें A बार प्लस B बार आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो आ गया ना A बार प्लस B बार। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा कि नैंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करके बार लगा देता है। इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा A बार B बार का मल्टीप्लाई करेंगे डॉट, फिर और बार आ जाएगा। अब इस बार को सॉल्व कर लें, क्या आएगा A बार बार, दो दफ़ा बार आएगा मतलब बार बार, तो A बार बार से कैंसिल हो जाएगा, डॉट का बार लोगे तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा B। और एंड गेट क्या करता है, सिंपल प्लस कर देता है। क्या करना है आपने, इसको सॉरी मल्टीप्लाई कर देता है, सॉरी एंड गेट मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा A बार प्लस B बार मल्टीप्लाई A प्लस B। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई कर लें ज़रा, पहले A बार को A से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा A, ऐसे कर लें A बार इंटू A प्लस B, और क्या आएगा प्लस, थोड़ा नीचे कर लेते हैं A बार इंटू A प्लस B प्लस B बार इंटू A प्लस B, आएगा A बार A प्लस A बार B प्लस B बार A प्लस B बार B।
अब आप जानते हैं कि ए और ए के साथ ये बार लिखा हो तो आपस में क्या हो जाता है, वो कैंसिल। मसलन अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0, आंसर आ जाएगा। इस तरह बी बार भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या बचेगा आपके पास, ए बार बी प्लस ए बी बार। और ये इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स और गेट। तो ये और कोई मेथड नहीं है सिवाय इसके कि आप इसको सॉल्व करके इसी इक्वेशन बनाए फाइनल जो कि बनी है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो वो एक्स और गेट की इक्वेशन होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी ज़रा। A uniform rod of length 1 meter with unknown weight W is pivoted at a distance x from the edge. It is observed that the system is in equilibrium. When a force F1 equal to 1 Newton and force F2 equal to 3 Newton are applied on the system as shown in figure, the weight of the rod W and distance R. बड़ा मुश्किल सवाल है ना बेटा। जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था कि मैंने बहुत सारे सवाल बगैर सॉल्व किए आपको आंसर बता दूंगा, सॉल्व किए बगैर आप भी कर सकते हैं, सॉल्व किए बगैर। पहले भी मैंने कितने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, इससे पहले मैंने आपने देखा है कि क्वेश्चन करवाए हैं जो आप मैंने सॉल्व किए बगैर सिर्फ लॉजिक यूज़ किया और आंसर निकल आया इसका। यहाँ पर भी सॉल्व किए बगैर लॉजिक यूज़ करूँगा। पहली बात तो बॉडी का वेट कहाँ पर होता है, आप जानते हैं बॉडी का जो वेट होता है वो सेंटर पर होता है। तो टोटल रोड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो ये सेंटर आ जाएगा, यहाँ पर वेट ऑफ रोड आ जाएगा। तो अगर पूरा 1 मीटर का रोड है ये वाला, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 मीटर। और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 0.5, क्योंकि सेंटर बनता है ना ये। अब ये वाला कहता है जी दो चीज़ें फाइंड करनी है, वेट भी फाइंड करना है और ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड करना है। आंसर तो आ गया आपका, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x 0.5। अब यहाँ पर ये जो वेज है ये 0.5 से कम है, यहाँ पर नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। हम सिर्फ x को देख लेंगे, ये देखें 0.3, ये देखें ये वेज x की वैल्यू 0.5 से कम है, मतलब ये ऑप्शन ठीक हो सकती है और यही ठीक होगी। चार्ली ऑप्शन में देख लेते हैं जी, 0.75, ये तो समझ 0.5 से ज़्यादा हो रही है, यानी वेज इतनी चला जाएगा। डेट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ये डिस्टेंस बताना है, ये वाला नहीं बताना आपने, ये वाला 0.5 से कम ही है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। देखा, सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल भी होगा, टाइम टेकिंग भी होगा। इसके ऊपर लगाएंगे वो वाला इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। फिर आगे सॉल्व करें, करने की जरूरत नहीं। देखें आपके सामने लॉजिक लगाई हुआ आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, हैवी पिक्चर फ्रेम इज टू बी हंग ऑन ए वॉल एज शोन इन फिगर बिलो। Assume that the 2 points on the frame for attaching the string are fixed. Which of the following statement is correct? Longer length of string should be used to ensure that the string is less likely to break. Shorter length of string should be used to ensure that the string is less likely to break. The likelihood of the string breaking does not depend upon the length of the string. None of above. अच्छा, आप लोगों ने FSC में जो चैप्टर 2 को एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन में, उसका सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन शायद है, उसमें आपने पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है जिसमें स्ट्रिंग के साथ पिक्चर्स हैंग की हुई है। आप उसने पूछा कि मैक्सिमम टेंशन के लिए क्या इनके ओरिएंटेशन होने चाहिए, स्ट्रिंग्स की क्या एंगल होना चाहिए। आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, अगर आपको याद हो तो थीटा इज इक्वल टू W/2 साइन थीटा। ठीक है, एक बात यहाँ से याद कर लें। अब थीटा किसके बराबर होता है, थीटा आपने पढ़ा मैथमेटिक्स में L/R के बराबर होता है। देखें L लार्ज रखेंगे अगर, तो थीटा भी क्या हो जाएगा, लार्ज। थीटा लार्ज रखेंगे, टेंशन क्या होगी, स्मॉल। और अगर टेंशन स्मॉल होगी तो रस्सी के टूटने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बताएं ज़रा, रस्सी के हम रस्सी छोटी रखेंगे तो थीटा कम होगा, थीटा कम होगा तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो रस्सी टूटने के चांस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। यानी बीटा ऑप्शन नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन कहता है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ, डिपेंड कर रहा है, तो बाकी नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। अल्फा ऑप्शन बनता है कि लॉन्गर रस्सी यूज़ करेंगे, लॉन्गर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी यूज्ड टू इंश्योर दैट द स्ट्रिंग इज़ लेस लाइकली टू ब्रेक। किसमें ब्रेक होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम कहेंगे राइट ऑप्शन क्या आ गया आपके यहाँ पर, राइट ऑप्शन इज़ अल्फा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन एन एक्सपेरिमेंट द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज मेजर्ड
GPS localization is used to measure distance traveled over an interval of 10 सेकेंड, ये टाइम है. For this purpose a stopwatch with an absolute uncertainty of 0.1, टाइम और उसकी अनसर्टेनिटी लिखी हुई है. तो पहले टाइम को प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं. टाइम कितना है जी 10 सेकेंड और उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1. तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है लिखने का. एंड ए GPS डिवाइस विद लोकल लोकेशन अनसर्टेनिटी ऑफ 3 मीटर, ये अनसर्टेनिटी है 3 मीटर की. दिस इज अनसर्टेनिटी, यानी प्लस माइनस के बाद जो लिखना है वो चीज़ है. इफ़ द डिस्टेंस डिफरेंस इन लोकेशन यूजिंग GPS बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज 60 मीटर, ये डिस्टेंस गिवन है आपको जी. तो डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 60 प्लस माइनस कितनी अनसर्टेनिटी है 3, ये मीटर में है और ये सेकंड में है. पूछा जी एवरेज स्पीड का परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी. तो पहली बात तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फार्मूला सिंपल. अब आपने इसके ऊपर डिवीजन रूल लगाना है और आपने निकालना है परसेंटेज. अगर निकालनी है, अगर आपने एवरेज वेलोसिटी क्या निकालेंगे, परसेंटेज एस की निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे परसेंटेज टाइम के अंदर. डिवीजन रूल में क्या कहता है, पहले परसेंटेज निकालेंगे फिर ऐड करेंगे. अब हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी एस की. तो परसेंटेज एस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट अनसर्टेनिटी, उसकी मेजर्ड वैल्यू 60 मल्टीप्लाई बाय 100. तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आ गया 30/6, दैट इज इक्वल टू 5%. अब आपने निकालनी है टाइम की अनसर्टेनिटी. तो टाइम की अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, 0.1/10 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगी. 0 से 0 कैंसिल क्या आ गया ये 1%. अब ये एस की और टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 5% प्लस 1% दैट इज इक्वल टू 6%. सो राइट ऑप्शन इज बीटा. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ मैसेज 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली आर टू बी पुट इनटू ऑर्बिट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. बोथ सैटेलाइट्स विल हैव पुट इनटू सेम ऑर्बिटल रेडियस. अब जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस होता है जियो स्टेशन सैटेलाइट का, याद रखिएगा जितने भी जियो स्टेशन सैटेलाइट्स हैं टोटल 3 हैं, वो सेम ऑर्बिट पे घूमते हैं क्योंकि इनके खास डिस्टेंस होता है और उसी डिस्टेंस पर जियो स्टेशन सैटेलाइट बन सकता है. उस डिस्टेंस के अलावा, उस ऑर्बिट के अलावा कोई भी सैटेलाइट जियो स्टेशन के तौर पर काम नहीं कर सकता. इसलिए तमाम जियो स्टेशन का ऑर्बिट सेम होना चाहिए. तो ये पहली ऑप्शन ठीक है, जबकि उसने पूछी कौन सी है जो रॉन्ग होगी. दूसरी ऑप्शन है बीटा बोथ सैटेलाइट्स हैव द सेम ऑर्बिटल स्पीड. अब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं कि V0 इज इक्वल टू GM/R के रूट. ये कैपिटल एम मैस ऑफ अर्थ होता है. इस फॉर्मूले के मुताबिक जो वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ सैटेलाइट है. तो ये बात भी ठीक है. चार्ली ऑप्शन है बोथ सैटेलाइट विल हैव द सेम सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r. इसका मतलब ये होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो मैस पर डिपेंड करती है. अब मैस दोनों का क्या है, डिफरेंट है. अगर मैस डिफरेंट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. यानी कि ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है. यानी यही ठीक है, मतलब उसने पूछा कि कौन सी करेक्ट नहीं है तो ये करेक्ट होगी आपके पास. डेल्टा ऑप्शन में बोथ सैटेलाइट विल हैव द सेम एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन में डिफरेंट था, डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम होगा, ये बात ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27 है, 2 क्रिकेट बॉल्स कोलाइड इन इलास्टिकली. इन इलास्टिक जब कह दिया गया इन इलास्टिक तो फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी. लेकिन कोलिजन बेशक इलास्टिक हो बेशक इन इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व. तो राइट ऑप्शन क्या बनती है, चार्ली के काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. अंडर विच कंडीशन विल द फ्रिंज सेपरेशन फॉर द डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न बी एट मैक्सिमम. हम जानते हैं फ्रिंज सेपरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू λ/L/d. अब यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है जो कि ये लिखी हुई है लैम्डा
एल डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन होता है जो कि ये लिखा हुआ है एल, और डी स्लिट सेपरेशन जो कि ये लिखा हुआ है। अब आपने डेल्टा वाई का आंसर लार्ज रखना है, सेपरेशन मैक्सिमम चाहिए, तो लैम्डा भी मैक्सिमम होना चाहिए, एल भी मैक्सिमम होना चाहिए, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्मॉल, तो डी को स्मॉल बाकी दोनों लार्ज, तो डी स्मॉल डिस्टेंस लार्ज वेवलेंथ लॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास है अल्फ़ा। तो ये देखते हैं जी लास्ट 2 क्वेश्चंस भी। जी तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड फायर्ड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v from the help of a cliff of height h as shown in figure below। फिगर शो नहीं की, मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये फिगर बनी थी अभी बनाना भूल गया मैं, अभी बनाता हूँ आपके सामने। ऐसे थ्रो की है, ये इसकी हाइट है h, यहाँ पे जो वेलोसिटी दी है वो है v, और यहाँ पे एंगल बन रहा है एक थीटा। ठीक है, तो कहते हैं जी ये थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो हमें इनमें से वेलोसिटी और हाइट की क्या वैल्यू चूज़ करनी पड़ेंगी। देखिए ये फाइनल एंगल है, ठीक है, और आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। प्रोजेक्टाइल मोशन और टॉपिक में फार्मूला ड्राइव भी किया हुआ है। खैर यहाँ से निकाल लें टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। अब आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वी एफ एक्स और वी आई एक्स इक्वल होते हैं, वी एफ एक्स और वी आई एक्स इक्वल होता है, एक्स कंपोनेंट इक्वल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, इसलिए आप इसको वी आई एक्स भी लिख सकते हो आप, कोई हर्ज नहीं। यानी ये वाली वेलोसिटी जो है ना, ये बेसिकली वी आई एक्स है, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ रही है। तो अब यहाँ पे थीटा लार्ज रखना है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको वी एक्स की वैल्यू कम रखनी पड़ेगी, कम, तो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू कम रखे होंगे। अब 20 की और 40 की ऑप्शन है, इसमें से कम वाला चूज़ करेंगे, यानी 20 वाला चूज़ करेंगे, यानी अल्फ़ा या बीटा। अब हाइट को सेट करना है। अब देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला, अब अगर आपने इसको ज़्यादा कर दें, ये ज़्यादा करना है ना, ये कम करना है, या ये ज़्यादा करने के लिए आपको अगर ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। अब ये तो हमने कम रखना है, लेकिन ये कैसे बढ़ेगा, यानी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ कैसे बढ़ेगी। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा हाइट पर लेके जाके फेंकोगे वो वर्टिकल वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा नीचे आकर गेन कर लेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको अल्टीमेटली अपनी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, ये वाली हाइट को। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये वी आई एक्स बेसिकली ये वाली वी है, ये कम रखनी है, और वी वाई जो है ये फाइनल, ये इक्वल नहीं होते इनिशियल फाइनल, तो यहाँ पे मैं इनिशियल नहीं लिख सकता, तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा करने के लिए हाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए वेलोसिटी कम और हाइट ज़्यादा ऑप्शन बनती है बीटा, यानी 20 और ये 50 वाली ऑप्शन बनती है। नहीं बेटा जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो ए फिक्स मास ऑफ एन आइडल गैस अंडरगोज द चेंजेस रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स वाई जेड एज शोन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कुड डिस्क्राइब द सेट ऑफ चेंजेस। हमारे पास ऑप्शन में है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। पहले जेड एक्स को देखते हैं सीधा सीधा। प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, ये देखिए वाई एक्स कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन एरो पीछे को है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब कंप्रेस हो रही गैस लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। तो क्या कि इसको हम ढूंढ लेते हैं, बाकी ऑप्शन पे हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाएंगी। ये एक्स जेड क्या है, कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर एक ये है, कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर ये है। तो यहाँ तो अब बीटा ऑप्शन है या आपके पास डेल्टा ऑप्शन है, तो अल्फ़ा चार्ली आपका आउट हो गया। अभी बी और बीटा और डेल्टा का आपस में कंपटीशन है। अब देखें ये जो ग्राफ होता है इसे बोलते हैं आइसोथर्म, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है यानी एक्सपेंशन हो रही है, और इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा और वॉल्यूम कम हो रहा है, और ये ग्राफ ज़्यादा स्टीप है। जो ग्राफ स्लो नीचे आता है, ये स्लो ऊपर जाता है, वो आइसोथर्म होती है, और जो ग्राफ जल्दी नीचे आता है जल्दी ऊपर जाता है वो एडियाबैट होती है। एक्स वाई क्या होगी, एडियाबैट होगी, और वाई जेड क्या होगी, आइसोथर्म होगी। तो हमने बीटा और डेल्टा में से देखना है, तो एक्स वाई जेड क्या होगी, आइसोथर्म,
वाई क्या होगी, आइसोथर्मल। ये ऑप्शन मिल गया आपको जी, कंप्रेशन, आइसोथर्मल, ये एक्सपेंशन हो रही है और ये क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है कि नहीं, एडियाबैटिक बोलेंगे। तो ये था आपके पास डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। तो ये था बेटा आपका 2018 का पेपर। अगर आपको पेपर पसंद आया है तो लाइक लाजमी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। ये पेपर यकीन जानिए बहुत मेहनत से बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2018 का पेपर लीक नहीं हुआ था, मतलब स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं था कि वो पिक्स बना सकें, इसलिए ये पेपर किसी के पास हमें मिला ही नहीं। तो हमने अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेके एक एक सवाल इकट्ठा करके उसको अच्छे से कंपाइल करके उसको बड़े ध्यान से मैथ के फिजिक्स के अपने लेक्चर्स को कवर किया है, क्वेश्चंस को कवर किया है। तो ये कहीं पर भी इसका पेपर सोल्यूशन तो क्या पेपर भी नहीं मिलेगा आपको, आप सर्च करके देख लें, शायद पेपर किसी के पास पड़ा हो, क्योंकि जब हमने जो पेपर बना दिया तो फिर सारी बात अब पब्लिक हो चुका है, वो कोई भी अब कॉपी कर लेगा उसको। लेकिन पेपर शायद मिल जाए आपको, लेकिन सोल्यूशन आपको हमारी वीडियो से मिलेगा। इसके बाद सारी बात तो कोई और बना ले, अलग बात है, लेकिन ये हमारी पहली वीडियो जो पास पेपर ई-कैट के पास पेपर सॉल्व कर रही है और 2018 का पहला पेपर सॉल्व कर रही है। तो इसलिए बेटा हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो बेशक डिसलाइक कर दें, कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई गिला नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह।